वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। बजट को लेकर कौमी असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान महाज़ाराई का सिलसिला लंबे अरसे से जारी है। बजट जैसे अहम मामले पर इत्तेफाक राय के बजाय इस अहम इशू पर ज्यादातर वक्त झगड़े, शोर शराबे और एहतजाज की नजर कर दिया गया। अपोजिशन ही नहीं, हुकूमती अरकान ने भी बराबर का हिस्सा डाला। जनाब, लफ्जी जंग इतनी शदीद हो गई कि स्पीकर को बाज लफ्जों पर हज़फ कराना पड़ा और किसी पर तो पाबंदी लगाना पड़ी। अवाम इंतजार ही करते रहे कि शायद इल्जामात को छोड़कर अवामी मसाइल पर भी कुछ बात हो जाए। ऑपोजिशन ने ठान लिया था कि बजट को किसी सूरत पास नहीं होने देंगे, लेकिन आज ऐवान में माली साल 2019-20 के फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी का अमल ऑपोजिशन के शोर शराबे और एहतजाज में भी जारी रहा। ऑपोजिशन और हुकूमत का किरदार तो सबके सामने है, लेकिन माशी बहरान से निकलने के लिए पाक फौज का किरदार भी इंतहाई अहम है। मौजूदा हालात में आर्मी चीफ ने इंतहाई अहम बयान दिया। आर्मी चीफ का कहना है कि एक कौम बनकर सोचने का वक्त आ गया है। बहरान से निकलने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। प्रोग्राम में हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम का भी जायजा लेंगे, जिसकी IMF ने मुखालिफत कर दी है। अब सवाल यह है कि इस स्कीम का क्या होगा, और इसके साथ साथ एक और मसला जिसकी हम बारहा निशानदेही करते हैं और बारहा तनकीद का निशाना भी बनते हैं, लेकिन जब तक निशानदेही करते रहेंगे जब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकलता, और वो है मदारिस में बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सबक याद न करने पर फिर एक मासूम बच्चे के साथ बदतरीन सुलूक किया गया है। इसका जवाब कौन देगा, इस पर बात करूंगी। पहले आपको हेडलाइंस दिखा देती हूँ। प्लीज नो प्लीज काउंट भी मेड आप मेहरबानी करे, ये काउंटिंग हो रही है का आप प्लीज नो, कोई नारेबाजी नहीं होनी चाहिए प्लीज। कौमी असेंबली का हंगामा खेज इजलास। माली साल 2019-20 के फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी का अमल जारी। ऑपोजिशन अरकान की ऐवान में नारेबाजी, स्पीकर की बार बार तंबीह, वीडियो बनाने वालों का मोबाइल फोन लेने की हिदायत कर दी। नून लीग का फाइनेंस बिल में तरामीम न लेने पर एहतजाज। ऑपोजिशन का स्पीकर को रवायत से हटकर ऐवान न चलाने का मशवरा। माशी सूरत हाल पर सिपह सालार का इजहार ख्याल। मुल्की इस्तेहकाम माशी खुद मुख्तारी के बगैर मुमकिन नहीं। कौमी मईशत पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में सेमिनार से जनरल कमर जावेद बाजवा का खिताब। कहा, एक कौम बनकर सोचने का वक्त आ गया है। मुश्किल माशी फैसले न करने से मुश्किलात में इजाफा हुआ। बहरान से निकलने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। कोई मुल्क अकेला नहीं बल्कि खित्ते तरक्की करते हैं। आर्मी चीफ को पाकिस्तान के मुश्किल हालात से कामयाबी से निकल जाने का यकीन। कहा, दिफाई बजट न बढ़ाकर इक्तिसादी महाज पर अपना हिस्सा डाल दिया। अवाम दुश्मन बजट पास नहीं होने देंगे। ऑपोजिशन के अरमान आज ऐवान में ठंडे हो गए। कौमी असेंबली में माली साल 2019-20 के फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी। मदरसा या टॉर्चर सेल। रावलपिंडी के इलाके ढोक कश्मीरिया में कारी ने सबक याद न करने पर बच्चे को उल्टा लटकाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे का ताल्लुक मानसेहरा से है। अवाम दुश्मन बजट है, इसको पास नहीं होने देंगे। हम पर फर्ज है बजट को रोके। हुकूमत जाती है तो चले जाए। धेले का काम इन्होंने अभी तक नहीं किया। साफ चली और शफाफ चली, ये है नया पाकिस्तान। ये जो मर्जी कर लें, जितने जुल्म ढा दें, इस बजट की अवाम दुश्मन पाकिस्तान दुश्मन बजट की डट कर मुखालफत करेंगे। ये बजट जो है, क्योंकि ये IMF का बना हुआ है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाबू हैं, वो खुद इससे परेशान हैं। तीसरा बजट नहीं, थर्ड क्लास परफॉर्मेंस है जनाब इसकी। इस बजट के अंदर 972 रुपए की एग्जेम्पशंस दी गई हैं। ये कहते थे कि हम एग्जेम्पशंस खत्म करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इस बजट में हम 5% सिविल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं। सही, वो जो पूछा है उसका जवाब दे रहे हैं। और तीसरा, हौसला ये अब मैं कहना नहीं चाहता कि एक मिनट में अपनी बात। वज़ीर आज़म नालायक और नाअहल हो
और गाली देता हो, धमकी देता हो, तो मुल्क के अंदर कौमी तशक्कुस का कोई भी रोल पैदा नहीं होता। नो प्लीज, नो नो। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूंगी। अवाम दुश्मन बजट पास नहीं होने देंगे। ऑपोजिशन के अरमान आज ऐवान में ठंडे हो गए। कौमी असम्बली में माली साल 2019-20 के फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी का अमल जारी। नून लीग ने फाइनेंस बिल में 10 तरमीम ना लेने पर एहतजाज किया। ऑपोजिशन ऐवान में नारे लगाए और इस शोर शराबे के दौरान हुकूमत बजट इम्तिहान मरहलावार पास करती रही। ऑपोजिशन की जानिब से ऐवान में मीसाक़ मईशत की पेशकश की गई और ऐवान के बाहर मीसाक़ मईशत को मजाक मईशत करार दिया गया। ऑपोजिशन की APC भी हुई, अहम फैसले भी हुए, लेकिन फिलहाल अमली तौर पर इन फैसलों के असरात तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। अलबत्ता हिज़्ब इख्तिलाफ में इख्तिलाफात ज़रूर सामने आए हैं। हुकूमत ने बजट इम्तिहान तो पास कर लिया, लेकिन एमनेस्टी स्कीम का इम्तिहान अभी बाकी है। IMF ने टैक्स एमनेस्टी स्कीमों की मुखालफत कर दी है। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा मारिया ट्रेसा ने समा से गुफ्तगू में कहा कि IMF टैक्स एमनेस्टी स्कीमों के हक में नहीं है। इन स्कीमों से टैक्स दहिंदगान की हौसला शिकनी होती है। एमनेस्टी स्कीम्स के फ़वाइद मुख्तसर मुद्दत के होते हैं। तजर्बे से साबित हुआ है कि एमनेस्टी स्कीम्स महंगी पड़ती हैं। नुमाइंदा IMF ने रुकने मुमालिक को मशवरा दिया है कि अच्छी पॉलिसियाँ इख्तियार करें। टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाए जाने की आखिरी तारीख 30 जून रखी गई है, लेकिन वज़ीर आज़म ने मुकर्ररा तारीख में तौसी का इंदिया दे दिया है। इससे पहले 12 वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कहते रहे कि तौसी नहीं की जाएगी, लेकिन अब ये इंदिया दिया है। सरकारी TV को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने 22 करोड़ पाकिस्तानियों का बोझ 1% तबका उठाए ये नहीं हो सकता, इस बात का इजहार किया है। कौम चाहे तो 8,000 अरब रुपए टैक्स आसानी से वसूल कर सकते हैं। इमरान खान की बात सुनिए। एकदम प्रेशर आ गया है। लोग कहते हैं जी टाइम बड़ा कम आ गया, एसेट डिक्लेरेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। शबर जैदी डॉक्टर हफीज़ शेख दोनों से डिस्कस कर रहा था कि अब हम कौन सा तरीका इख्तियार करें 30 की जून की डेट के बाद भी वो फिर इसका फ़ायदा उठा सकें। वो लोग जो इस मुल्क में मेहनत करते हैं, मेहनत करके पैसे कमाते हैं और फिर टैक्स देते हैं, उनको VIP बनाना है। और कर्ज़ों के ऊपर सूद है, आधा टैक्स का पैसा सिर्फ सूद देने में चला गया है। 21 करोड़ लोग अगर थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करेंगे ना तो हमारे पास बहुत पैसा हो जाएगा। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं जब कौम इरादा कर लेती है। तो अब जनाब, माशी बहरान से निकलने और बेहतर मुस्तकबिल के लिए हुकूमत पर उम्मीद है, लेकिन क्या माशी हालात के साथ सियासी हालात बेहतर हो जाएंगे या हो पाएंगे? क्योंकि ऑपोजिशन के तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं। 25 जुलाई को एहतजाज की कॉल है। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून से मुझे उस्मा बुखारी साहिबा ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। आपको खुशामदीद कहूँगी। PTI से उस्मान डार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही बात का आगाज़ करती हूँ। सर, ये बजट के बाद अब हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? वज़ीर आज़म साहब ने महंगाई का नोटिस तो ले लिया है, इसका रिलीफ आवाम को कब मिलेगा? देखिए, जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं गुज़श्ता कई माह से, इंशाअल्लाह ताला अब मुईशत की जो गाड़ी है ये पटरी पे बिल्कुल आपको चढ़ती नज़र आएगी। और अगले 1.5 से 2 साल में, जैसे मैं कई प्रोग्राम्स में पहले भी कह चुका हूँ, इंशाअल्लाह ताला यही मुआशी जो हालात इस वक्त मुश्किलात हमें नज़र आ रही हैं, आप देखेंगे कि अगले साल 1.5 साल में इंशाअल्लाह ताला मुल्क जो है वो मुआशी तौर पे मुस्तहकम भी होगा और खुशहाली भी होगी। लेकिन एक बात ज़रूर मैं जिक्र करना चाहूँगा। देखिए, ये बार बार कह रहे थे अपोजिशन वाले जी कि बजट पास नहीं होने देंगे, बजट पास नहीं होने देंगे। कभी ये बजट के नाम पे ब्लैकमेल करते हैं, कभी APC के नाम पे ब्लैकमेल करते हैं। मंजिल इनकी सिर्फ एक ही है कि किसी तरीके हमें NRO मिल जाए, किसी तरीके PM इमरान खान जो हैं, जो बार बार कह रहे हैं कि ना मैं NRO दूंगा, ना डील होगी, ना डील दूंगा। ये सारी इनकी स्ट्रेटेजी सिर्फ एक चीज़ के लिए है कि ये NRO हासिल करना चाहते हैं। और APC का नतीजा भी कौम के सामने है, आप सबके सामने है। 10 घंटे ये APC चलती रही और एंड ऑफ द डे निकला क्या? उसमें से कुछ भी नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब, आज आलम यह, मुझे तो अपोजिशन वालों पे तरस आता है किरण, ये तो अब मौलाना फजल रहमान के पीछे छुप रहे हैं। इनकी सियासी नहली कह लें, अहलियत कह लें, आज ये रह गई है कि ये खुद APC कॉल नहीं कर सकते। और एक ऐसा शख्स APC कॉल कर रहा है जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, जो खुद 2 हलकों से हार चुका है और पूरे पाकिस्तान में शायद ही 1 लाख वोट होंगे उनके पीछे छुप रही है अब अपोजिशन। अगर इनके पास स्ट्रीट पावर हो, आप देख लीजिएगा 25 जुलाई को भी ये जो कह रहे हैं ना स्याह दिन में नाएंगे। मजाइका है इस बात ये है कि इलेक्शन कमीशन इन्होंने बनाया, जिसने इलेक्शन कराया, और आज अपने ही बनाए हुए इलेक्शन कमीशन पे ये उंगलियां उठा रहे हैं, धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं कि जी नताइज बदले गए हैं। किसी एक मौक़िफ़ पे तो ये ठहरते नहीं है। इन्हीं की APC में 3-4 मुख्तलिफ बयानियाँ थे।
मौलाना फौजे रहमान साहब इस्तीफे देने की बात कर रहे थे, PMLN वाले हुकूमत गिराने की बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं जी हुकूमत नहीं गिराएंगे, इसे हम देखेंगे ये क्या परफॉर्म करती है, इसे वक्त मिले। तो मकसद ये है कि किसी एक बयानिए पे तो ये कायम नहीं है। बज़ाहिर ये जो मुतहिदा अपोजिशन मुतहिद नजर आ रही है, अंदर से बिल्कुल मुतहिद नहीं है। और जो मरियम सफदर साहिबा ने फरमाया जी हमारी लड़ाई तो इमरान खान से नहीं है, वजीर आजम उन लोगों से है जो वजीर आजम इमरान खान को लेके आए हैं। तो किरण, मैं आपके प्रोग्राम में सवाल उठाता हूं कि इमरान खान को तो 1,70,00,000 पाकिस्तानी लेके आए जिन्होंने उन्हें वोट दिया है। दूसरी तरफ ये वोट को इज्जत दो का ड्रामा करते हैं और एक तरफ जो वोटर है उसकी तहजीक करते हैं। पार्लियामेंट में आपके सामने ही है, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्टेड कहने की कोशिश करते हैं। तो इनका बयानिया अब कौम के सामने आ चुका है, ये बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ इस बात का डिप्टी स्पीकर उस पर पाबंदी भी तो लगा देते हैं ना, और ऐसी चीज हो जाती है उस्मान डार साहब जो तारीख में पहले कभी नहीं होती, वो चीज भी तो हो जाती है। खैर, आपने कहा 25 जुलाई के एहतजाज की कॉल को, मुझे उस्मा बुखारी साहिबा को भी शामिल करने दें। उस्मान साहब, मुझे उस्मा साहिबा का भी मौकफ लेने दें, फिर मैं आपकी जाने दोबारा आती हूँ। उस्मा साहिबा, 25 जुलाई को एहतजाज की कॉल, उस्मान साहब तो कह रहे हैं कि वो भी देख लीजिएगा क्या निकलता है। आप लोग कितने पुरुम्मीद हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कह दीजिए इख्तिलाफात एक दफ़ा पहले भी मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में ही APC हो रही थी, वो नहीं हो पाई। दूसरी जब हुई तो फिर उसमें सबके मौक़िफ़ भी अलग अलग, इख्तिलाफात भी, और साथ में जिस वजह से ये APC हुई थी वो तो फ़ायदा दिखाई नहीं दिया। मतलब बजट पास नहीं होने देंगे, बजट पास हो रहा है, हुकूमत को चलने नहीं देंगे, उसके बाद भी क्या सामने सबके जवाबात आए हैं और किस तरह से इख्तिलाफात आए हैं। ऐसा क्यों? 1 पॉइंट एजेंडा या फिर सब एक साथ क्यों नहीं हो पाए? बहुत शुक्रिया किरण, और आपने हमेशा की तरह बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए। मैं कोशिश करती हूँ कि जो मुझे याद रह जाए मैं उनका जवाब दे सकूँ। पहले तो गुजारिश ये है कि बेचारे खुद कभी किसी के साथ बैठे नहीं ना, और अच्छा चले, और अगर किसी के साथ बैठे भी थे तो वो आदमी था जो आइन और कानून को मानता ही नहीं था। और इनको क्या पता कि जब मुख्तलिफुल ख्याल लोग बैठते हैं या कंसेंसस की बात इन्होंने कभी मुल्क के अंदर होने दी हुई हो, या कभी किसी कंसेंसस पे खुद बैठे हो। जब कोई सरबराह ममलिकत आया करता था और ये हड़ताल पर चले जाते थे, जब कोई मुल्क के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला होता था ये लॉकडाउन शुरू कर देते थे। तो ये इन बेचारों को जो APC की समझ नहीं आ रही, वो दुरुस्त नहीं आ रही, उनको पता ही नहीं APC किस बला का नाम है और कंसेंसस किसको कहते हैं। अभी वो मौलाना फजलुर रहमान की जो है वो उनको बड़ा एतराज़ हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जी वो उनका 1 लाख वोट है। पता नहीं है उस्मान डार साहब का ना, पता प्रॉब्लम ये है कि ये अभी तक मावन खसूसी तो बन गए हैं, लेकिन हकीकत की दुनिया से इनका कोई लेना देना नहीं है। फजलुर रहमान साहब के नुमाइंदे पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, सेनेट में भी मौजूद हैं, कौमी असम्बली में भी मौजूद हैं, और वो कह रहे हैं कि जी वो ब्लैकमेल जो है वो हम इन्हें ब्लैकमेल करते हैं। अल्लाह की शान देखिए कि अभी जो है 5 अरब रुपया जो है वो अख्तर मैंगल साहब को दे के जो है वो ब्लैकमेलिंग से जो है वो निजात हासिल करने की कोशिश की। क्यू लीग जो है उसको फर्शी सलाम किए। वो आप ज़रा फुटेज निकालिए ना, देखिए जब क्यू लीग का जो है वो डेलीगेशन मिलने के लिए आया, और इस बजट को पास कराने के लिए इनको क्या क्या नहीं करना पड़ा। आज MQM का वफद मिला है, उन्हें 10 अरब रुपए का पैकेज उनको मिल रहा है। तो भाई ये रिश्वतें और ये जो कुछ आप कर रहे हैं ना, और ये जिनके हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, उनको NRO चाहिए आपसे। परवेज इलाई के अगर MLAs का जवाब नहीं आता, अगर परवेज इलाई मोनिस इलाई की ऑफशोर कंपनियों को आप नहीं पूछते, तो ये है NRO जो आपको देखना चाहिए, जो NRO आप दे चुके हैं। NRO आपने लीमा बाजी को दिया, जिसमें आप नहीं पूछते कि बीबी आपके पास ये सिलाई मशीनों से पैसे कहां से आ गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब को अगर इस खत के बाद मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान साहब से हो जाती, तब भी आप यही बात कर रही होती? देखिए जो हुआ है मैं तो उस पर बात कर रही हूँ। खत उन्होंने लिखा, वो हमारे साथ बैठते रहे किरण, उनका एक नुमाइंदा हमारे साथ हमेशा हर मीटिंग में बैठता रहा, लेकिन एंड टाइम के ऊपर जो है वो उनको बिठा लिया गया। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ब्लैकमेलिंग जो है ना, आप हमेशा ब्लैकमेल होते और अच्छा, तो ये बता देना कि फिर नून लीग के पास या फिर ऑपोजिशन के पास उस्मा साहिबा कौन सी ऐसी मीठी गोली होती? आप कह रही हैं कि वहां पर ब्लैकमेलिंग छुपाने की कोशिश की गई, तो आप अगर अख्तर मेंगल साहब से मुलाकात हो जाती, अगर वो उनके मामलात यहाँ सेट हो जाते, तो आप लोग कौन सी मीठी गोली देते? देखिए बात तो गोली की है ही नहीं किरण, हम कोई देने दिलाने की पोजीशन में तो नहीं है ना। और अभी एक बात और इंपॉर्टेंट जो भूल गई, जो बजट के हवाले से आपने की, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। जो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के जरिए बजट को रोकने के लिए हो सकता था हमने किया, तरामीम भी दी, हमने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। हमने इमरान खान की तरह गंडासा नहीं पकड़ा, हमने इमरान खान की तरह पार्लियामेंट पर लानते नहीं भेजी, हमने इमरान खान की तरह जो है वो हर इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर, और जब इस मुल्क को ऑपोजिशन की जरूरत होती थी वो डिच करके भाग जाते थे, हमने वो नहीं किया।
और पता नहीं इससे आप और क्या एक्सपेक्ट करती हैं। जो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स थे, आज हमारी तरमीम जो है उनको टेकअप नहीं किया गया नेशनल असेंबली के ऊपर, जिसके ऊपर हमने जो है वो अपनी रिजल्टमेंट जो है वो दी। यही पार्लियामेंट्री नॉर्म्स है ना जिसके आप क्या स्पीकर को खींच के ले आते या इनकी तरह जो है वो हमले कर लेते पार्लियामेंट हाउस के बाहर, जो है वो उनके गेट तोड़ने के लिए बैठ जाते। ये आई एम सॉरी, हम नहीं कर सकते थे, हमने नहीं करना था। अब जो हमारी और गोली देने की जो आपने बात की, हमने किसी को गोली क्या देनी है, हम तो ना देने की पोजीशन में है, हम तो इस वक्त अवाम की आवाज उठाने की पोजीशन में है। अगर अभी भी इन सिलेक्टेड लोगों को नहीं लगता कि अवाम महंगाई में पिस रहे हैं, अभी भी अगर इन सिलेक्टेड लोगों के घरों में बिजली के बिल 3-3 गुना नहीं आए, आप यकीन मानिए जो लोग मुझे मिलते हैं ना, वो मुझे जो पैगामात देते हैं ना इस हुकूमती पार्टी के लिए, वो मैं यहाँ दोहरा भी नहीं सकती। और जो वावेला लोग कर रहे हैं बिजली के बिलों के हवाले से, गैस के बिलों के हवाले से, अशियाए खुर्दोनोश, मुझे ये बताइए क्या IMF का ताल्लुक है अशियाए खुर्दोनोश से? क्या लीमू की कीमत का IMF से कोई ताल्लुक है या डॉलर से कोई ताल्लुक है? जो हुकूमत इतनी नालायक है और इतनी नाअहल है कि अशियाए खुर्दोनोश आम आदमी की पहुंच में नहीं रख सकती, उसको हुकूमत करने का हक होना चाहिए। और इनकी नालायकी का आलम यह है कि सारे मुल्क में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इनका एक जो है वो है कि हमें जो है वो अपोजिशन को जेल में डालना है। और भाई मैंने तो पहले भी कहा, मैं आज भी कह रही हूँ, सारी अपोजिशन को जेल में डाल दे, लेकिन खुदारा आटे की कीमत में कमी कर दे। सारी अपोजिशन को फांसी दे दे, लेकिन खुदारा अशियाए खुर्दोनोश लोगों को दे दे। चीनी का माफिया जो है वो खा गया इस मुल्क को, मैं नहीं कह रही, असद उमर कह रहा है। चलिए उस्मा साहिबा जो आप हक की बात करेंगे, हुकूमत के हक की बात करेंगे और नाअहली की बात करेंगे, उस्मा साहिबा हक की और नाअहली की जो आप बात करेंगे, तो ऑपोजिशन का काम है हुकूमत पर तनकीद करना, लेकिन उसके साथ साथ आपने एक अवामी सवाल भी उठा दिया है। तो उस्मान साहब इस बात का जवाब दीजिए ना। इमरान खान साहब खुद महंगाई का नोटिस ले रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि महंगाई हो गई है, तो फिर अवाम को इसका रिलीफ मिलेगा कब, ये तो बता दीजिए, ये अवामी सवाल है। देखें ये जो महंगाई का चूरन बेचते हैं ना रोज टीवी प्रोग्राम्स में बैठ के, 10% के करीब महंगाई है। इनके दौर में भी 10% ही थी। हम तो अभी वो रिकॉर्ड नहीं तोड़े जो पीपल्स पार्टी के दौर में 25% तक महंगाई गई है। और उस्मा बीबी, आप लोगों की अहलियत ही नहीं है कंटेनर लगा सकें, आपके पास स्ट्रीट पावर नहीं है, इसलिए आप लोग कॉल नहीं दे रहे। अगर आप में वाकई आपके पास स्ट्रीट पावर है, मैं आज आपको किरण के प्रोग्राम में चैलेंज करता हूं, निकाल के दिखाएं 25 जुलाई को लोग बाहर। लोग आपके साथ ही नहीं है। आप लोगों ने कंटेनर नहीं लगाया, आप लोगों ने पार्लियामेंट में कोई ड्रामा नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने दबा कर लूटमार किया इस मुल्क में। मुश्ताक चीनी वाले से टीटी जरूर लगवाई है आपकी लीडरशिप ने, मंजूर पापड़ वाले से आप लोगों ने टीटियां लगवाई हैं। आपकी लीडरशिप के जब बाहर असासे पकड़े गए हैं, मनी ट्रेल आपसे दी नहीं गई है, तो आप क्या बात करती हैं? इमरान खान को आपने दिया गया 30,000 अरब के कर्जों के बोझ तले दबा हुआ पाकिस्तान, 550 अरब से मकरूज PIA, 400 अरब से मकरूज रेलवे, 200 अरब से मकरूज स्टील मिल, ये दिया आपने इमरान खान को। 45 अरब का रेडियो मकरूज दिया, 5 अरब का PTV मकरूज दिया क्या है आपने? क्लेम क्या करती हैं आप और आपकी लीडरशिप जो 35 साल मुसल्लत रही इस मुल्क में, कि इमरान खान को दिया क्या आप लोगों ने? बताएं, कौन सुनना चाहती है? 1300 अरब का गर्दिशी कर्जा आपने दिया, 2300 अरब का बजट हजारा आपने दिया, $37 बिलियन का तजारती इजारा आपने दिया, 100 बिलियन का 10 महीने में कर्जा हुआ है ना, उसको दिया कुछ नहीं इन्होंने। जो 10 महीने में कर्जा हुआ है वो भी ऐड कर दे इसमें। इन्होंने 35 साल में क्या डिलीवर किया किरण? ये मुझसे आते हैं, ठीक है। जो 10 आप देखिए, आप कर्जों की बात करें तो फिर ये 10 महीने के कर्जे भी तो इसमें ऐड करने हैं। अब मैं आपकी बात का जवाब ले लूं, उस्मान साहब आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ उस्मा साहिबा से। उस्मा साहिबा जवाब दीजिए। पहले तो इतना अफसोसनाक है, पता नहीं उस्मान डार साहब ने दोबारा सियालकोट जाना है कि नहीं। यानी वो महंगाई जिससे लोग बिलबिला रहे हैं उसको वो चूरन कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हम चूरन बेच रहे हैं, महंगाई का वाकई महंगाई नहीं है, पाकिस्तान जो है वो इस पर स्विट्जरलैंड बना हुआ है, ये कह सकते हैं। और इसलिए ये जो है वो ईद की नमाजें भी जो है वो कमरों में बैठ के पढ़ते हैं, ईद की नमाजें भी बाहर नहीं पढ़ सकते। ये आलम है। आए जरा अवाम में निकले, आपको बताएंगे लोगों का हाल क्या हो रहा है। हमारी फिक्र करना छोड़ दें। आपके साथ जाऊंगा गली मोहल्लों में, कंटेनर में नहीं है, कंटेनर में नहीं है। अच्छा नीचे कल आ जाओ, हौसला आपके साथ जाऊंगा। उन्होंने भी आपकी बात, किरण इनको चुप कराइए, किरण इनको चुप कराइए जी। उस्मा साहिबा मैंने इनकी सारी बातें सुन ली, बात पूरी सुन लें, हौसला भी रखा करें। अच्छा, अब मेरी गुजारिश है कि ये जो इल्जामात लगा के कभी भी आज तक किसी प्रोग्राम के अंदर 10 महीने के अंदर ये हो गया, रिकॉर्ड है इनका। महंगाई पे बात करो, चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, उससे आगे वो नहीं जाएंगे, महंगाई का जवाब नहीं देंगे। और आज तो उन्होंने मजे की बात कह दी कि महंगाई है ही नहीं। तो अब इस मुल्क में सियालकोट के अवाम जाने
और महंगाई जाने साहब जाने कि वाकई इस मुल्क में महंगाई नहीं है और सियालकोट में शायद नहीं होती होगी। दूसरी मेरी गुजारिश इनके बारे में ये है कि ये जो हमें, आपको पता है, कंटेनर और खाना तो बड़ी देर से ऑफर कर रहे हैं। हमारा जो है वो सबर था कि हम चाहते थे कि एक्सपोज हो। ये लोग जो है तब्दीली, जो नया पाकिस्तान है, जरा उसको देख लें, इनकी बातें देखें और इनके अमल देखें। अब ये एमनेस्टी स्कीम जो कल तक बहुत बुरी थी, और अगर आपको याद हो इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जब हमने एमनेस्टी दी थी कि अगर मैं हुकूमत में आया मैं इन सबको पकड़ लूंगा, ये एमनेस्टी खत्म करूंगा, सबसे जवाब लूंगा। आज तरले कर रहे हैं, आज धमकियों पे आ चुके हैं कि जो है वो पैसा इकट्ठा इनसे हो नहीं रहा, शॉर्टफॉल। अब ये बार बार कह रहे हैं दे के क्या गए हैं, दे के क्या गए हैं। कुछ नहीं दे के गए आपको ना। जहां पाकिस्तान खड़ा था ना वहां खड़ा रहने देते। उस वक्त पाकिस्तान के जरा लोगों से पूछो जाके कि अशियाए खुदनोश पता नहीं कहां बैठ के ये टर्म्स, सोशल मीडिया की टीम है ना एक्चुअली, वो सोशल मीडिया की टर्म्स निकाल के ले आते हैं। पाकिस्तान में खुदा का खौफ, इतना जुल्म हमारे पे ना करो, डबल डिजिट में तुम लोग लेके जा रहे हो। मैं आज भी एक रिपोर्ट छपी है पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत के बारे में, मुझे छोड़ें, स्टेट बैंक ने क्या कहा, इनका अपना इक्तिसादी सर्वे क्या कह रहा है पाकिस्तान के बारे में। हम कुछ नहीं दे के गए, हम बड़े मसाइल दे के गए हैं। तो मेहरबानी करें, आपको जो बहुत आने का शौक आया हुआ था ना, आप बिल बुला रहे थे हमें आने दो, शेरवानी पहनने दो, मेहरबानी करें हमारी जान छोड़ दें। आप ये मुल्क जो है वो उस्मा साहिबा वैसे 25 जुलाई को जो एहतजाज की कॉल आपकी जानिब से दी जा रही है, उस्मा साहिबा जी, उस्मा साहिबा 25 जुलाई को जो कॉल दी जा रही है, आप कह रही हैं कि हम चाह रहे थे कि हुकूमत खुद एक्सपोज हो, लेकिन अगर अवामी स्ट्रेंथ आप नहीं निकाल पाए तो फिर आप खुद भी एक्सपोज होंगे कि अवाम में अब तक आपकी कितनी मकबूलियत है। बहरहाल एमनेस्टी स्कीम के हवाले से आपने बात की है, तो उस्मान साहब, एमनेस्टी स्कीम से मुतालिक क्या हुकूमत को मतलूबा नताइज मिल गए? मैं आ रही हूँ उस्मा साहिब, मैं आती हूँ आपकी जानिब, मैं आपसे पूछती हूँ, मैं आपसे इसी बात का जवाब लूंगी। बिल्कुल, मैं एहतजाज वाला सवाल ही आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने खुद एमनेस्टी की बात की है तो मुझे उस पर बात करने दीजिए। उस्मान डार साहब, एमनेस्टी स्कीम से मुतालिक बता दीजिए। पहले वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि 30 जून के बाद किसी को कोई तौसी नहीं मिलेगी, अब तौसी के हवाले से भी बात हो रही है, और साथ साथ ही बता दीजिए कि जो मतलूबा नताइज थे वो हासिल हो गए हुकूमत को। देखिए इंशाअल्लाह ताला जो मतलूबा नताइज हैं हासिल करेंगे। किरण, एक बात क्लियर है, जब तक इस मुल्क में रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, 4,500 अरब से ये मुल्क नहीं चल सकता। दूसरी तरफ 6,500 अरब के एक्सपेंडिचर्स हैं आपके। एसेट डिक्लेरेशन जो हमने मुतारफ करवाया ये प्रोग्राम, इसमें लोगों को वक्त दरकार है, उनकी रिक्वेस्ट आ रही है कि वक्त बढ़ाया जाए। लोग टैक्स देना चाह रहे हैं, जो भी उनके एसेट्स है वो डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। इससे मुल्क का फायदा होगा, कोई उनकी जात का फायदा नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इन्हीं 4 सालों में, अगले 4 सालों में इंशाअल्लाह ताला 8,000 अरब तक लेके जाएंगे इस मुल्क के इस रेवेन्यू को, कलेक्शन को। असल बात यह है कि ये बुखलाहट का शिकार हैं अपोजिशन वाले। ये समझते हैं कि अगले 1.5 से 2 साल में सारे मामलात इंशाअल्लाह ताला इकोनॉमी के ठीक हो जाएंगे, और ये जिस तरह इनके करप्शन के मुकदमात मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं, और तकरीबन आप देख ही रहे हैं कौन कौन जेलों में है, और मजीद जिसने भी इस मुल्क को लूटा कि नहीं, क्रॉस द बोर्ड एहतसाब होगा। दूसरा, ये जो बार बार एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि शायद हुकूमत में लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर नैब हाथ नहीं डालना। हमारे कई ऐसे वज़रा हैं जो नैब की उनके ऊपर इंक्वायरियां भी चल रही हैं, हिरासत में भी रहे हैं। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों एहतसाब के अमल को ये कंट्रोवर्शियल करते हैं? APC भी बुनियादी तौर पे जो इन्होंने कॉल की, प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की कि हम हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड करें ताकि जो हमारे केसेस में माजी में जिस तरह ये आपस में मुकमका करते रहे थे, वजीर आजम इमरान खान हमारे साथ मुकमका कर लें, वो मुकमका हो नहीं रहा। इसलिए ये सारी जो चीखों पुकार आप सुन रहे हैं, ये सिर्फ उस वजह से है, अवाम का इन्हें कोई दर्द नहीं है। अवाम का दर्द होता तो आज उज़मा बीबी आपके प्रोग्राम में मुझे एक अदारा जरूर बताती, 40 सालों में अगर शरीफ खानदान ने प्रॉफिटेबल किया होता, मुनाफा बख्श किया होता, ये क्लेम कर सकती कि इमरान खान ने आके इसे तबाह कर दिया है ही कुछ नहीं, क्लेम ही कुछ नहीं कर सकते। 24,000 अरब मैं पूछता हूँ पाकिस्तानियों से, 60 सालों में 6,000 अरब कर्जा लिया गया, क्या 60 सालों में पाकिस्तान में तरक्की नहीं हुई? किरण, एक सेकंड किरण, मैं पाकिस्तानियों के लिए सवाल आज छोड़ के जा रहा हूं आपके प्रोग्राम में। 60 सालों में जो 6,000 अरब कर्जा लिया गया, क्या उन 60 सालों में पाकिस्तान में तरक्की नहीं हुई? क्या यूनिवर्सिटीज नहीं बनी? क्या मेडिकल कॉलेज, क्या अस्पताल नहीं बने? क्या मोटरवे नहीं बनी उन 60 सालों में? सिर्फ 6,000 अरब का कर्जा था किरण। 10 सालों में इन्होंने 24,000 अरब का कर्जा लेके तरीही लूटमार की है। इनको उसी हाई पावर्ड कमीशन का डर है जो ऑडिट करने जा रहा है। 24,000 वैसे उस्मान डार साहब, अब आप जिस पोजीशन में हैं, आप आवाम को जवाब दें ना कि आप आवाम से सवाल करें। उस्मान डार साहब, आप आवाम को जवाब दें। छोड़े जाओ, आवाम को पता हो इस मुल्क के साथ हुआ क्या है।
सर अब आप लोगों ने करना है ना, जो कुछ हो गया वो तो हो गया। पिछले 10 महीनों से तो हम मुसलसल सुन रहे होते हैं कि क्या क्या करके गए, लेकिन अब तो आपके डिलीवर करने का टाइम है। उस्मा बुखारी साहिबा, मिसाके मईशत का ऑप्शन अब भी मौजूद है या नहीं है? देखिए, पहले तो मैं उस्मान डार साहब को पहले तो हौसला और तसल्ली देना चाहती हूँ कि अब आपने अंदाज़ा लगा ले प्रोग्राम के अंदर कि चीख कौन रहा है और तकलीफ में कौन है। मैं तो बड़े आराम से अपने टाइम पे बात कर रही हूँ। डार साहब है इतने, तो डार साहब को मैंने पहले भी मशवरा दिया था भाई के छोटे कि डार साहब कंटेनर, ये देखिए, लुक एट हिम कि मैंने आपको कितनी दफा मशवरा दिया है, डार साहब ग्रो अप। अब आप गलती से मावने खसूसी हैं, वो उस तरह बिहेव किया करें, अच्छा नहीं लगता। मेरी गुजारिश यहाँ पे ये है, अभी जो बार बार कर्जों की बात करते हैं और अंदाजा लगाइए मालूमात का। एक मिनट डार साहब, एक मिनट ना, कोई साहिबा को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आप पूरी बात पर जवाब दे दीजिएगा, आप काउंटर कीजिएगा, लेकिन पहले बात तो उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। ट्रेनिंग जी उस्मा साहिबा, ट्रेनिंग है ना, वो उनकी ट्रेनिंग से वो जाहिर है वो बेचारे नहीं निकल सकते बाहर। मेरी गुजारिश यहाँ पे है, बार बार कर्जों की बात करते हैं, इनका अंदाजा लगा लीजिए मालूमात का कि जो ये पाकिस्तान जो आज 2018 तक था, उसको ये ले गए हैं 15 साल पहले और कह रहे हैं पाकिस्तान ऐसा ही था। मतलब इससे इनकी मालूमात का, इनकी कॉमन सेंस का कितने हालात से बाखबर लोग हैं, कितना है वो आम बंदे से इनका जो है वो लेना देना है। अब बार बार कर्जों की बात है साहब, हम तो कर्जों का जवाब दे देंगे, हमारे पावर जो स्टेशन है वो मौजूद है, लगे हुए हैं, हमने जो पैक बनाया वो मौजूद है, यहाँ लगा हुआ है, हमने जो मुल्क से दहशतगर्दी खत्म की, उस दहशतगर्दी की मद में अरबों रुपए कहाँ लगे उसका हिसाब मौजूद है। ये एक बात का जवाब आज मुझे दे दें, वो ये है कि इमरान खान साहब के जरिए के मुताबिक जब 1 रुपये वैल्यू होता है तो 100 अरब रुपए का कर्जा बढ़ा है। 42 रुपए के करीब ये डीवैल्यू कर चुके हैं पाकिस्तान के रुपए को, और उसके बाद हजारों गुना के पाकिस्तान का कर्जा बढ़ गया है। इस इनकॉम्पिटेंस का, इस नालायकी का ये जवाब दे सकते हैं? इन्होंने ये पैसा कहाँ लगाया? इन्होंने ये जो आज किसको फायदा पहुंचाने के लिए डॉलर जो है कि मसनूई तरीके से रुपए की कदर चला गया, अभी मुस्तहकम किया हुआ था आप लोगों ने अपने दौर में। ओ भाई, हमें मसनूई तरीके पर रहने दें किरण बीबी, हमें मसनूई तरीके पर रहने दे, कम से कम सांस तो आ रहा था, हम जी तो रहे थे। अब ये देखिए ना, हर बात मसनूई तरीके से। मैंने तो कहा कि मसनूई तरीके पर रहने दो, कम से कम लोग जो है वो जीने के लिए, अपने आप के लिए मौत नहीं मांग रहे थे, वो जी रहे थे। मेरी गुजारिश यहाँ पे आपसे ये है कि देखिए, कतन नहीं, इसका डार साहब ने बहुत क्लियरली जवाब दिए जब उसके बाद उनके प्रोग्राम्स पे बैन लगा दिया गया। इतनी हिम्मत है ना, सच बोलना तो सुनना तो करो। सच इनके अंदर सिलेक्टेड एनवायरनमेंट में खेलने की आदत है, सिलेक्टेड वजीर आजम है, सिलेक्टेड लोग हैं, सिलेक्टेड जो है वो एनवायरनमेंट में खेलते हैं, और सिलेक्टेड जो है वो इनको डमीज चाहिए। मुझे ये बताइए, अभी आपके चैनल पे वजीर आजम ने जहांगीर तरीन को अहम टास्क सौंप दिया। कौन है जहांगीर तरीन? उसको नाअहल डिक्लेयर नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिसकी दी हुई सजा हम आज भी भुगत रहे हैं। ये जहांगीर तरीन कौन है जो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर बन कह रहे हैं? हमारे लोग जो है वो 2 बंदे आपके जो है वो जेल में गए, 25 आपके जो है इंक्वायरी में मतलूब है, उनको कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। फवाद चौधरी जो है वो नैब का क्रेडिट लेते हैं, फरदौस बाजी जो है उनका तो एक मतलब वो तो अलहदा ही किसी पिच पे है, वो कहती है ये कारी सब कुछ हम रहे, और फिर आप आके कहते हैं, और आप तो खुद फाइलें दे के आते हैं और फाइलें लेके आते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये जो आप ये एहतसाब का जो है ना तमाशा और ड्रामा, ये अब पूरी जगह पिट चुका है। अब बात ये है कि आपसे गिरफ्तार पकड़ेगी पाकिस्तान, आपसे महंगाई का जवाब देना है कि आपसे रुपए की बेकदरी का जवाब के पास भी अगर महंगाई बढ़ रही है, अगर डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, तो हुकूमत के पास या फिर ऑपोजिशन के पास इसके लिए क्या तजावीज़ मौजूद हैं। लेकिन जब प्रोग्राम हो रहे हैं तो इसी तरह से इल्ज़ाम तराशियां ही चल रही हैं। आप अब क्या हो रहा है वो बता रही हैं, हुकूमत ये बता रही है कि पहले क्या कुछ होता रहा है, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं बता रहा है। लास्ट कमेंट कीजिएगा उस्मान डार साहब, ये बताइएगा, तैयारी कर ली ऑपोजिशन ने 25 जुलाई की, आप लोगों की कोई तैयारी है? क्या हिकमत अमली होगी आपकी? सर देखें पूरी कौम ने किरण देखा, अपोजिशन वाले पहले तो बार कह रहे थे बजट पास नहीं होने देंगे। पिछले 3-4 महीने से जो ये वावेला तहरीक का कर रहे हैं, मैं आज भी आपके प्रोग्राम में कह के जा रहा हूँ, ये शेर की, या खुद को ये शेर कहते हैं ना, ये शेर की दाढ़ तो दूर की बात है, बिल्ली का म्याऊं तक नहीं कर सकते ये लोग।
पिछले 6 माह में ये अपनी बतौर अपोजिशन कारकर्दगी कौम के सामने रखे, स्वाय एनआरओ मांगने के, और इन्होंने किया क्या 6 माह में? हर रोज एनआरओ एनआरओ एनआरओ। मैं उस्मा बीबी कहता हूँ ना रो, कुछ नहीं होता, नहीं एनआरओ मिल रहा, कुछ नहीं होता, हौसला कर लें, भुगतने दें। इन्होंने जितनी लूटमार की थी, इनको अब सामने इन चीजों का, क्यों आप लोग रोते हो यार? कमेंट करने की इजाजत दीजिए। उस्मान डार साहब, पार्लियामेंट में भी ऑपोजिशन सवाल कर चुकी है और बारहा ये सवाल कर चुकी है कि एनआरओ कौन मांग रहा है, हमें बताया जाए, लेकिन आप लोग तौजी पेश करते हैं कि जिस तरह के मामलात और जिस तरह की ऑफर्स हुकूमत को की जाती हैं ऑपोजिशन की जानिब से, आप समझते हैं कि वो एनआरओ मांगने का एक तरीका है। बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मा बुखारी साहब आप थी, उस्मान डार साहब आप साथ मौजूद थे। कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमती नुमाइंदगान से या ऑपोजिशन से ये जान सकें कि माशी बहरान का अगर हमें सामना है महंगाई का, तो उससे निकलेंगे कैसे। शायद हुकूमत को और ऑपोजिशन को मुल्क का ख्याल हो ना हो, लेकिन पाक फौज हर जगह अपना किरदार भरपूर अदा करती है। इसी पर बात करते हैं। मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए पाक फौज भी हुकूमत और कौम के साथ खड़ी है। पाक फौज ने दिफाई अखराजात मौखर करने और फौज के राशन, सफरी अखराजात और इंतजामी अखराजात में कमी का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक फौज की जानिब से आइंदा माली साल के बजट में दिफाई अखराजात में कटौती के इस इक़दाम को सराहा है। वज़ीर आज़म ने बताया कि हुकूमत इस रकम को जमशुदा कबायली इलाकों और बलूचिस्तान की तरक्की पर खर्च करेगी। मौजूदा माशी बहरान को देखते हुए पाक फौज की जानिब से ये इंतहाई अहम इक़दाम है और एक बार फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह किया है कि मुल्की इस्तेहकाम माशी खुद मुख्तारी के बगैर मुमकिन नहीं। कोई मुल्क अकेला नहीं बल्कि खित्ते तरक्की करते हैं। वक्त आ गया है कि हमें एक कौम बनकर सोचना होगा। मुश्किल माशी फैसले न करने से मसाइल बढ़े, सब अपना अपना किरदार अदा करें। इंशाअल्लाह हम इन मुश्किलात से सुरखरूर निकलेंगे। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में कौमी मईशत पर सेमिनार से खिताब कर रहे थे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, और इस दौरान इन्होंने कहा कि यकीन है कि पाकिस्तान मुश्किल माशी हालात से निकल आएगा। माशी चैलेंजेस से निमटने के लिए सबको अपना किरदार और जिम्मेदारियां अदा करनी होंगी। कोई शख्स अकेला ये सब कुछ नहीं कर सकता। सिपाही सालार का कहना था कि मईशत और सिक्योरिटी का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। माशी खुद मुख्तारी के बगैर आज़ादी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। मईशत कमज़ोर होगी तो मुल्क की सलामती की सूरत हाल भी कमज़ोर होगी। इंतहाई अहम खिताब आज कमर जावेद बाजवा की जानिब से। अदनान आप मेरे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ कमर चीमा साहब मौजूदा माशी बहरान को देखते हुए आर्मी चीफ ने बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है, कितना अहम देखते हैं आप इसे? देखिए, जाहिर बात है ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि आर्मी चीफ भी वहाँ पे थे और वो कहना ये चाह रहे थे और उन्होंने वहाँ पे बात भी हुई कि हमें बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उस पर काम होना चाहिए। जो 18 एनओसी लेने पड़ते हैं कोई कारोबार करने के लिए, वहाँ पे जितने शुरका ने वहाँ बात की कि एक एनओसी से काम होना चाहिए। एक बंदा, एक एनओसी और एक ऑफिस, एक कंप्यूटर से आप बिजनेस चला सकते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है, तो हमें भी ये काम करना चाहिए। और दूसरा, ये जो रेगुलेशंस हैं इनको भी कम किया जाना चाहिए। वहाँ पे लोगों ने ये कहा कि रेगुलेशंस बहुत, जिसे कहते हैं ना, टू मच गवर्नमेंट होती है। हर जगह गवर्नमेंट का रोल होता है। लोगों के अंदर ये खौफ पड़ गया कि मैं इस ऑफिस जाऊंगा मुझे ये देना पड़ेगा, उस ऑफिस जाऊंगा ये करना पड़ेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो खौफ की फजा है इसको खत्म होना चाहिए। कारोबारी बंदे को हमेशा सहूलत मिलनी चाहिए, क्योंकि हम पिछले अगर 70 साल से देखा जाए, कभी 65 की वार, 71 की जंग हुई, फिर कोल्ड वॉर हुई, फिर दहशतगर्दी की जंग हुई, काउंटर टेररिज्म, हम शुरू से इतना काम कर रहे हैं, इतनी दहशतगर्दी हुई, इतने हालात खराब रहे, हमने काम किया, मेहनत हुई है। लेकिन बिजनेस कम्युनिटी को ये चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान का 85% जो टैक्स है वो सिर्फ 385 लोग देते हैं। सिर्फ 385 पीपल इतना टैक्स दे रहे हैं। इस मुल्क में 1 लाख कंपनी रजिस्टर्ड है, लेकिन सिर्फ 40,000 कंपनीज जो हैं वो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। शब्बर जैदी साहब ने भी बड़ी डिटेल से इन चीजों को बताया। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यही थी कि खौफ की फजा खत्म होनी चाहिए, रेगुलेशंस कम होने चाहिए और चीजों को इतना आसान कर दें और सादा कर दें कि कारोबारी बंदा जिसके पास पैसे हैं वो जल्दी से जल्दी कंपनी खोले, कारोबार करे, बिजली के कनेक्शन ले, गैस के कनेक्शन ले। और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हर तरफ फैसिलिटेट करना चाहिए और कर भी रही है कि जो एक्सपोर्ट करना चाहता है एक्सपोर्टर्स को कन्विंस किया गया और इनकरेज किया गया कि आप एक्सपोर्ट करें, किसी किस्म की कोई ड्यूटी नहीं लगेगी।
इसी तरह से ही हम आगे जा सकते हैं। और कमर चीमा साहब, इस मुल्क में दो इदारे हैं जिस पर अवाम आंखें बंद करके अंधा एतमाद करती है, एक फौज और एक अदलिया। और एक ऐसे वक्त में कि जब अवाम इस वक्त कंफ्यूज हैं कि हम जा किस तरफ रहे हैं, उस दौरान आर्मी चीफ की जानिब से इंतहाई इंपॉर्टेंट बयान आना और ये कहना कि कोई अकेला मुल्क को माशी हालात से निकाल नहीं सकता। आर्मी चीफ मजीद ये कहते हैं कि सब अपना अपना किरदार अदा करें। देखिए, बिल्कुल जहरी बात है, ये जिससे चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हो रही है, तो वहाँ पे जितने शुरका थे वो इस चीज़ से मुत्तफिक थे कि चार्टर जो इकोनॉमी है ये पार्टी लाइन से आगे बढ़ के इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और जब अपोजिशन पार्टीज हैं उनको गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट को अपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर बैठ के काम करना चाहिए, तभी चीज़ें आगे हो सकती हैं। और इस वक्त रीजनल डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही हैं। ईरान अमेरिका के हालात ठीक नहीं है, बल्कि आर्मी चीफ ने ये कहा कि मैं लंदन जाके वहाँ पे हमने बात की है कि ईरान के साथ किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा अमेरिका को भी नहीं करना चाहिए और ईरानियंस को भी नहीं करना चाहिए, वरना उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट नुकसान हमारे ऊपर होंगे। तो ये मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें हुई। जाहिर बात है सिपा सलार वहाँ पे थे, इन्होंने एक ओवरव्यू दिया कि हम स्टेट के साथ खड़े हुए हैं और जिस तरह की भी एफटीआर के इदारों को और बाकी जो मदद चाहिए होती है आर्म फोर्सेस की तरफ से वो मिलेगी, वो मैन पावर की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो। तो ये लेकिन ये खौफ की फिजा खत्म होनी चाहिए और एक सबको मिल बैठ के काम करना चाहिए, रेगुलेशन कम होने चाहिए और हम ग्रोथ के जो पैटर्न है उसको कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए। हफीज शेख साहब ने ये वहाँ पे कहा था कि जो ग्रोथ है, हम कोई भी हमारा ग्रोथ पैटर्न 4 साल से आगे नहीं गया। इस तरह की चीजें जो हैं वो देखने की हैं कि अगर हम कोई भी स्टेट आती है तो इसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कमर चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अदनान आदिल साहब, मुझे याद है इमरान खान साहब ने कहा था कि मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए, और अब आर्मी चीफ साहब की जानिब से ये कहना कि मुश्किल माशी फैसले न करने से मसाइल बढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है उन्होंने। जी, मेरा ख्याल है कि उनका जो बयान है और जिस तरह उन्होंने सेमिनार वहाँ पर एनडीयू में कंडक्ट हुआ है और वहाँ पर उसमें शिरकत की है, उससे जाहिर होता है कि फौज जो है मुल्क की माशी मामलात के बारे में खासी हसास है और वो समझने लगी है कि अब जो ये खराब माशी सूरत हाल है एक सलामती का इशू बन चुका है। इसलिए उनका भी इसमें एक रोल है, क्योंकि वो सलामती के मामलात को देखते हैं। तो उनका ये कहना कि माजी में जो मुश्किल फैसले नहीं लिए गए उससे मुश्किलात में इजाफा हुआ, ये बहुत ही अहम बात है। इसका मतलब ये है कि वो माजी की जो हुकूमतें थीं वो उसको टालती रहीं बातों को, और इसलिए ये मामला जो हैं इतने खराब हुए। तो एक तरह से उन्होंने जो मौजूदा हुकूमत है उसकी माशी पॉलिसी की तौसीक की है कि ये जो माशी फैसले कर रही है और मुश्किल फैसले कर रही है, जैसे कि डॉलर की कीमत बढ़ गई है, रुपए की डिवैल्यूएशन हो गई है और टैक्स इकट्ठा करने के लिए बहुत बड़े बड़े इक़दाम किए जा रहे हैं, तो उनके इस जुमले में ये बात छुपी हुई है कि फौज जो है पूरी तरह मौजूदा हुकूमत के इक़दाम के साथ उसको सपोर्ट करती है और उसके पीछे खड़ी है और वो उसकी तौसीक करती है। तो इससे एक मैसेज गया है, अपोजिशन को भी एक मैसेज गया है कि आप दंगा फसाद मत करें, लफाजी और ये सब चीजें छोड़ें। असल में जो माशी अहम बातें करनी है, मुश्किल फैसले करने हैं, उसमें सबको अपना किरदार अदा करना होगा। अगर टैक्स कलेक्शन हो रही है तो ये नहीं हो सकता कि अपोजिशन जो है वो मुखालफत शुरू कर दे और सड़कों पर आ जाए। और जिस तरह के आपने देखा पार्लियामेंट में माहौल था, एक दूसरे को परताना जनी कर रहे थे, कोई सीरियस बात नहीं, कोई ऐसी तजावीज नहीं कि भाई इसका मुतबादिल क्या है। तो आर्मी चीफ ने बहुत ही मुख्तसर उसमें लफ्जों में एक बहुत अहम मैसेज तमाम स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को कन्वे कर दिया है कि फौज बहुत कंसर्न्ड है और वो ये चाहती है कि जो मुश्किल फैसले हैं माशियत सतह पर वो ले लिए जाएं और वो उनको मुकम्मल सपोर्ट करती है। तो इसकी एक तो बहुत ही अहम जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन जो है उनके बात की वो ये है। दूसरे ये कि उन्होंने रीजनल कनेक्टिविटी की बात की है। उन्होंने कहा है कि मुल्क तरक्की नहीं करते, रीजन मिलकर तरक्की करते हैं। तो ये जो उनकी तकरीर का पहलू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम सीपैक करते आ रहे हैं। सीपैक सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, सीपैक इसलिए था कि पाकिस्तान, चाइना और सेंट्रल एशिया और जो रीजन साउथ एशिया है इसको कनेक्ट करके ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इससे खित्ता तरक्की करेगा, न सिर्फ पाकिस्तान। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अदनान आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़ते प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो गया है, अगले टॉपिक की जाने बढ़ूंगी ब्रेक के बाद और बात करेंगे मदारिस की इंतजामिया जो 10 साल में सिर्फ 2 ऐसे केसेस देखती है जहां बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है या जिनसी तशद्दुद किया जाता है। वहीं हमारे प्रोग्राम में 3 महीनों में 6वां या 7वां केस है जो अब नाज़रीन के सामने रखेंगे और सवाल भी उठाएंगे कि आखिर कब तक ये मसाइल हम उठाते रहेंगे, कब तक इसका हल ढूंढते रहेंगे। ब्रेक के बाद
बैक वंस अगेन। अगर ये कहा जाए पाकिस्तानी मदारिस में तलबा का इस्तेहसाल हो रहा है तो गलत नहीं होगा। आए दिन हमारे सामने बच्चों पर तशद्दुद के नित नए अंदाज के साथ ऐसे मनाजिर वाली वीडियोस आती हैं कि जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारा तालीमी निज़ाम तो जवाल का शिकार है ही, लेकिन मदरसों में आखिर क्या हो रहा है? क्या तदरीस का अमल कारी हजरात पर बोझ बन रहा है? असातिज़ा पर बच्चों को मारने, पीटने और सज़ा देने का जुनून क्यों सवार है? क्या मसला है आपके साथ? कोई रोकथाम नहीं है? क्या कोई कवानीन इस अमल को रोक नहीं सकते हैं? जालिम और जल्लाद नुमा उस्ताद के खिलाफ क्यों हमें कोई कार्रवाई दिखाई नहीं देती? ये जो मंजर आपको मैं इस वक्त दिखा रही हूँ, ये यकीनन बहुत तकलीफ दे मनाजर है। तमाम वालिदैन इसको देखकर तकलीफ में आ रहे होंगे। ये रावलपिंडी का इलाका है, ढोक कश्मीरिया। यहाँ एक मदरसा तालीमुल कुरान के नाम से है, जहाँ सबक याद ना करने पर इस मासूम से बच्चे को उल्टा लटका कर छोड़ दिया गया है। ये बच्चा चीख रहा है और कारी समेत जो आसपास बच्चे बैठे हुए हैं जो अपना सबक याद कर रहे हैं वो मंजर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ये दर्ज देने का इदारा है या टॉर्चर सेल है? अमूमन इस तरह के वाक़यात पर अगर कारी साहिबान से पूछा जाए कि बच्चों को क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, बच्चों को क्यों मारा जाता है, तो कहा जाता है कि एक तो सबक याद ना करने पर, दूसरा ये कि अगर मारपीट होती है तो बाकी बच्चे जो होते हैं वो डर जाते हैं। लेकिन ये किस किस्म की तरबियत है कि एक बच्चा इस तरह से अजियत में है और दूसरे बच्चे वो इस मंजर को एंजॉय कर रहे हैं, वो इस मंजर को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आप देखिए जरा, तकलीफ दे ये मंजर है। इस बच्चे की आवाज़ जिस तरह से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, वो बहुत ज़्यादा अजियतनाक है। इस कारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इसे ज़ेर हिरासत लिया गया है। अफसोस का मकाम है, बच्चों की तरबियत और तालीम के नाम पर उन पर डंडा उठा लिया गया है। सितम ज़रीफ़ी है कि तशद्दुद का निशाना बनने वाले बच्चों को इन इदारों में किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम नहीं किया जाता। मुतासिरा अफराद अक्सर या तो मजहबी उस्ताद के खिलाफ चुप साध लेते हैं या फिर अपने ही बच्चे को कसूरवार करार दे देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर दुनिया इन मनाजर को देख रही है, अफसोस कर रही है। यही वजह है कि मुल्क के मदारिस में मौलवियों की मौजूदगी से खौफ का उनसर नुमाया होने लगा है। मदरसों की निगरानी और उनमें इस्लाहात लाने के लिए हुकूमती सतह पर कुछ क्यों नहीं होता? सवाल ये भी है कि क्या बच्चों के घर वाले कारी साहिबान को खुद इजाज़त देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं कि वो बच्चों को मार मार कर उनकी चमड़ी उतार दें, या मजहब में इसकी गुंजाइश बयान की गई है? मजहबी स्कॉलर मुफ्ती ज़ुबैर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, इस तरह के जब वाक़यात सामने आते हैं तब हम कोशिश करते हैं कि वालिदैन को भी समझाया जा सके और कारी साहिबान को भी समझाया जा सके कि ये मुस्तक़बिल हैं, ये मासूम बच्चे हैं जो आपके पास तरबियत के लिए आते हैं, जो आपके पास दीन इस्लाम सीखने आते हैं, जो आपके पास कुरान पाक सीखने आते हैं। लेकिन शायद इन कारी साहिबान को खुद नहीं मालूम होता कि मजहबी इस्लाम हमें क्या दर्ज देता है और ये बच्चों के साथ क्या हरकतें करते हैं। जी, आपने सही कहा। मैंने वो वीडियो देखी है जिस अंदाज में मासूम बच्चे को उल्टा लटकाया गया है। इस भयानक जुल्म तशद्दुद की मजम्मत के लिए सच्ची बात ये कि अल्फाज भी नहीं है। ये न सिर्फ शरअन नाजायज और सख्त हराम है, बल्कि ऐसे लोग दरअसल मसाजिद, मकातिब और मदारिस के दुश्मन हैं। और मैं समझता हूँ कि दीन इस्लाम से लोगों को मुतनफ़िर करने और दूर करने का जरिया है। यही लोग तमाम मदारिस की बदनामी का जरिया बनते हैं। ये कौम के बच्चों को कुरान से क्या करीब करते, ये नाआबत, अंदेश, जालिम और सो कॉल्ड टीचर्स कौम के बच्चों को कुरान और दीन इस्लाम से मुतनफ़िर और दूर करने का जरिया बन रहे हैं। और अफसोसनाक बात यह कि ये हमारे हर किस्म के तालीमी इदारों का मसला है। कभी स्कूल वैन में स्पेशल और माजूर बच्चों पर तशद्दुद, कभी मदरसा स्कूल की क्लासेस में बच्चों पर बहेमाना जुल्म तशद्दुद। इन जैसे संगीन तरीन जराइम की वजह से आज हमारे तमाम के तमाम तालीमी इदारों के अंदर एक एमरजेंसी अखलाकी तरबियत की हंगामी सतह पर जरूरत पेश आ गई है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर विफाकुल मदारिस ने और तंजीमात मदारिस ने इसकी सख्ती से ममानत कर रखी है, मजम्मत भी करते हैं, बुराई भी इसकी बयान करते हैं, शनाख्त भी करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये काफी नहीं है कि आप सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर दें, बल्कि ऐसे टीचर जिनकी आपने ये वीडियो दिखाई है उनके खिलाफ कार्रवाई होते हुए नजर आना चाहिए। पेट्रोलिंग मुफ्ती ज़ुबैर साहब, कता कलामी की मैं आपसे माजरत चाहूंगी मुफ्ती साहब, लेकिन आपने कहा कि मजम्मत भी करते हैं।
हमने बहुत सारे ऐसे वाकयात दिखाए हैं, बहुत सारे वाकयात पर हमने सवाल उठाए हैं और पूछा है कि क्या हुआ है। तो बहुत सारे मदारिस में तो ऐसा हुआ कि जो कारी साहिबान थे या जिन्होंने तशद्दुद किया था वो 2-3 महीने के बाद वापस आकर उसी मदरसे में तालीम दे रहे थे बच्चों को। दूसरी जानिब अगर विफाकुल मदारिस से सवाल किया जाता है तो वो तो कहते हैं कि 10 साल में सिर्फ 2 वाकयात हुए हैं, ये 3 महीने में 7वां वाकया है जो मैं इस वक्त अपने नाजरीन को अपने शो में दिखा रही हूँ। ये आपने सही कहा, कई इदारों में इस तरह के वाकयात पेश आते हैं और आपने ये जो कहा 2 महीने 3 महीने के बाद वापस उनको उनकी जिम्मेदारियों पर बहाल कर दिया जाता है, बिल्कुल गलत है। शरअन भी, इस्लामी नुक्ता नजर से भी, कानूनी नुक्ता नजर से भी, लीगली नुक्ता नजर से भी, माशरती नुक्ता नजर और समाजी नुक्ता नजर से भी ऐसा शख्स उस्ताद बनाए जाने के लायक नहीं है। वो कौम के और उम्मत के मासूम बच्चों को जिस तरीके से इन मासूम कलियों को, इन मासूम फूलों को मसल रहा है, ये कौम और उम्मत मुस्लिमा के मुस्तकबिल के दुश्मन है। इनको हर किस कभी भी बहाल नहीं करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ इस्लाम का बुनियादी उसूल ये है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुद अल्लाह ने बयान फरमाया, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। यानी अल्लाह की रहमत से आप लोगों को करीब करते हैं, नरमी इख्तियार करते हैं। सख्ती, दुरुस्त मिजाजी और सख्त दिली से लोग हमेशा दूर होते चले जाते हैं। ये इस्लाम की खिदमत नहीं अंजाम दे रहे, ये कुरान से मुतनफ़िर कर रहे हैं कौम के बच्चों को और टॉर्चर सेल का मंजर पेश करवा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ चाहे स्कूल हो, चाहे मकतब हो, चाहे मदरसा हो, जो तालीमी जगह है उसमें स्टाफ की भी हंगामी तरबियत की जाए, अमले और असातिज़ा की भी। और इस जैसा वाकया पेश करने वाले किसी उस्ताद को मुफ्ती ज़ुबैर साहब आपकी जानिब में दोबारा आती हूँ, आपकी आवाज़ मुझे सही नहीं आ रही है। इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया है जिस पर आप बात कर रहे हैं। बार इस पर सवाल उठाते हैं कि क्यों आखिर कारी साहिबान की तरबियत नहीं हो रही है, ये क्यों उनको ये नहीं बताया जा रहा कि वालिदैन किस मकसद के लिए अपने बच्चों को मदारिस में भेजते हैं और फिर उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। और बहुत सारे वाकयात में हम ये भी देखते हैं कि वालिदैन खुद इन चीज़ों को भुला देते हैं और फिर बच्चे दोबारा से उन्हीं मदारिस में जा रहे होते हैं। सदाकत मेरे साथ मौजूद है, उनकी जानिब भी चलूंगी, इनसे बात करूंगी। सदाकत, ये बताइएगा कितना पुराना ये वाकया है, इस पर हुआ क्या है? वालिदैन ने जब इस पर बात किया है, ये जो कारी साहब जो दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, ये हैं जिन्होंने इस बच्चे को इतने बुरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया। अब होगा क्या मजीद? जी बिल्कुल करण, ये तकरीबन 4 से 5 माह पुरानी फुटेज है और रावलपिंडी का ये ढो कश्मीरिया का ये मदीमुल कुरान अल अरबिया वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान से ये रजिस्टर्ड शुदा है और कारी नूर मोहम्मद यहाँ पर कुरान हिफ़्ज़ कराने की जो है वो तालीम यहाँ पर देते हैं। ये बच्चा मानसरा का था, यहाँ पर वो तालीम कुरान हिफ़्ज़ करने के लिए यहाँ पे आया था। अबू बकर इसका नाम है और ये मदरसे में जब इसको मारपीट की और इसको उल्टा लटका कर इस पर तशद्दुद किया गया तो उसी मदरसे में एक बैठा हुआ बच्चा था जिसने मोबाइल पर ये फुटेज बनाई है। और चंद माह के बाद जब इंतज़ामिया को ये मालूम हुआ कि ये फुटेज कोई बनी है तो उन्होंने उस बच्चे को भी मदरसे से निकाल दिया था। और ये फुटेज बच्चे ने सोशल मीडिया पर जब वायरल की तो पूरे रावलपिंडी में जो है वो हलचल मच गई। इंतज़ामिया हरकत में आई और इंतज़ामिया ने मदरसे को ट्रेस करने की बहुत कोशिश की, क्योंकि रावलपिंडी में ढो कश्मीरिया नाम के 3 से 4 मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पर इस मदरसे को तलाश किया था। हम थाना सादिकाबाद के इलाके में ये मदरसा ट्रेस हुआ है और वहाँ से कारी नूर मोहम्मद को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। बच्चे के वालिद अजीजुर रहमान और बच्चे को जो है वो बात ये है कि वो बच्चा, अफसोस की बात यह है कि वो बच्चा जो जिसने वीडियो बनाई, जिसने ये मंजर दिखाने की कोशिश की कि इस मदरसे में क्या होता है मासूम बच्चों के साथ, उसे मदरसे से निकाल दिया गया। लेकिन ये तौफीक किसी को नहीं हुई कि जो कारी साहब जो इस बच्चे के साथ, इस मासूम बच्चे के साथ ऐसा तशद्दुद कर रहे हैं और ना सिर्फ तशद्दुद कर रहे हैं बल्कि बाकी बच्चों को भी मौका दे रहे हैं कि वो इस पर हंसे, इसकी चीखों को सुने। उन कारी साहब को निकालने की किसी को तौफीक नहीं हुई। बहुत शुक्रिया सदाकत, आप ये अफसोसनाक खबर इसकी मुझे तफसील दे रहे थे और इसके साथ साथ मुफ्ती ज़ुबैर साहब क्या करना चाहिए इन मामलात को लेकर इस पर आप बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन से पीर को फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।